दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, जिनका एग्ज़ाम नहीं भी हुआ है। ये वीडियो सबके लिए है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। जून 2022 में यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए ने बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? कहने का मतलब ये है कि जून 2022 में यूएन असेंबली ने बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया था। तो उस प्रस्ताव में किन किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था, आपको उसके बारे में बताना है। आपके ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। मीन्स हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों को ही शामिल किया गया है, तीन भारतीय भाषाओं को उसमें शामिल किया गया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला अगर तीनों साथ देता तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर अलग अलग देता है तो उसको ध्यान रखिएगा, उस पर टिक करना है आपको। ठीक है, तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस देश का नाम बताएं जहां आयोजित G7 समिट 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। आपको उस देश का नाम बताना है जहां G7 लीडर समिट 2022 का आयोजन हुआ था, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएसए। सही आंसर क्या है? जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, G7 समिट कहाँ हुआ था? ये जर्मनी में आयोजित हुआ था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूएन की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 में भारत की शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी किया है। ठीक है, इसमें भारत के बारे में बताया गया है कि 2035 में भारत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो जो अनुमान लगाया गया है उस अनुमान के अनुसार 675 मिलियन भारत की जनसंख्या हो जाएगी। केवल शहरी शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 675 मिलियन। गाँव को छोड़ दीजिए, शहरी जनसंख्या 675 मिलियन हो जाएगी 2035 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर टीआईएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सही आंसर है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर टीएफ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां पर स्थित सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया, जिसका पहले नाम जवाहरलाल नेहरू मार्ग था। ठीक है, आपको उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य में ये सड़क स्थित है। इस सड़क का नाम पहले था जवाहरलाल नेहरू मार्ग, इस नाम को चेंज करके नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो राज्य है सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, ये सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में ये सड़क थी जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू मार्ग। ठीक है, जो बॉर्डर तक जाती थी। ठीक है, तो उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए, पहला हो या पहली, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना। और किसी राज्य ने ऐसा किया है कि उस राज्य में जो भी पक्षी पाए जाते हैं उस पक्षी के ऊपर उन्होंने क्या है? एटलस तैयार किया है, अपने राज्य स्तरीय एटलस तैयार किया है। ठीक है, तो सही आंसर है क्या? केरल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस सिंगर के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है? सही आंसर है लता मंगेशकर। जी हाँ, लता मंगेशकर के सम्मान में केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला किया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में संशोधन के बाद किस तरह के नेशनल फ्लैग के निर्माण और आयात पर प्रतिबंध हट गया है? आपको ये बताना है कि जब केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में संशोधन किया है तो उस संशोधन के अनुसार ऐसा कौन सा मटेरियल है जिस मटेरियल से बना हुआ नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा, ठीक है, उसको हम देश में बना भी सकते हैं, उसको ला भी सकते हैं। तो उस प्रतिबंध गवर्नमेंट हटा दिया है। तो सही आंसर है पॉलिस्टर। जी हाँ दोस्तों, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर से बना हुआ झंडा हम देश में आयात कर सकते हैं, उस पर बना भी सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कई बार ये पूछा जा चुका है। भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम बताएं जहां पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ली। एसएससी एमटीएस का आपका जब एग्जाम हो रहा था तो भगवंत मान के ऊपर पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में बार बार पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम बताइए जहाँ पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ली। तो सही आंसर है खटकड़ कला। जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर वीडियो उनको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से वीडियो को शेयर जरूर करिए जिससे उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्रिप्शन मुफ्त है। ठीक है, इसलिए अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑपरेशन गंगा। जी हाँ दोस्तों, जानते ही आप हैं रूस और यूक्रेन में युद्ध इस समय चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, भीषण युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो यूक्रेन में जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम से फ्लाइट चलाई। ठीक है, विमानों को वहाँ भेजा गया, उनको वापस लाया गया यहाँ पर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। असम और मेघालय ने 50 वर्ष पुराने किस विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है? आपको उस विवाद का नाम बताना है। तो वो विवाद है अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। जी हाँ दोस्तों, असम और मेघालय में लगभग 50 सालों से अंतर्राज्यीय सीमा विवाद चल रहा था, तो उसको सुलझाने के लिए जो है दोनों राज्यों के बीच में समझौता हो गया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर किस किले में समारोह के दौरान स्मारक सिक्का जारी किया? लाल किला, झांसी का किला, ग्वालियर किला या दिल्ली पुराना किला? लाल किला में। कहाँ पे? लाल किला में। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर प्रधानमंत्री ने क्या किया? एक स्मारक सिक्का जारी किया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन पर कितनी उम्र तक के सभी बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है? सेफ्टी हार्नेस को समझ लीजिए। सेफ्टी हार्नेस क्या होता है? एक प्रकार का बेल्ट है। जैसे आप 4 व्हीकल चलाते हैं जो है, ठीक है, 4 पहिया गाड़ी आप चलाते हैं तो उसमें बेल्ट लगाते हैं, ड्राइवर को बेल्ट लगाना होता है ना। तो ऐसे ही जो है 2 पहिया पर आप चल रहे हैं, अगर किसी बच्चे को आपने बैठा रखा है, 4 साल से कम उम्र का बच्चा है, मतलब 4 साल तक का बच्चा अगर है, आपने उसको बैठा रखा है, तो बेल्ट के सहारे उस बच्चे को क्या करेंगे? आप अपनी बॉडी से उसको बांध लेंगे जिससे वो गिरे ना। प्लस हेलमेट भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? 4 साल से कम। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी तरह की तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सही आंसर है क्विट टोबैको। जी हाँ दोस्तों, क्विट टोबैको नाम का ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है सभी तरह की तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ने के लिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पर एक बात ध्यान आई, जो है अजीब अजीब कमेंट आते हैं। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर एग्ज़ाम तो नहीं चल रहा फिर आप वीडियो क्यों बनाते हैं? भाई एग्ज़ाम नहीं चल रहा तो क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ दोगे? आप पढ़ोगे नहीं? तैयारी जारी नहीं रखेंगे? तैयारी को जारी रखिए अपनी। एग्ज़ाम जब होना है होगा। अगर एग्ज़ाम आपका हो भी गया है तो भी, नहीं हुआ है तो भी तैयारी करिए। सिलेक्शन तो नहीं हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है मुंबई। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? भारत का मुंबई करेगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश में तैनात 1160 भारतीय शांत सैनिकों को यूएन मेडल से सम्मानित किया गया? सही आंसर है साउथ सूडान। जी हाँ, साउथ सूडान में हमारे देश के 1160 सैनिक, ऐसा शांति सैनिक, ठीक है, पीस सोल्जर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको जो है उनके कार्यों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने यूएन मेडल से सम्मानित किया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितनी रकम का सहयोग किया है? सही आंसर है $8 लाख।
जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने $8 लाख का सहयोग प्रदान किया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न खेलों से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न जो हैं वो खेलों से हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2022 लाइफ टाइम कैटेगरी किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच के लिए दिनेश जवाहर लाड, विमल प्रफुल्ल घोष और राज सिंह, इन सबको प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग को 2022 रेगुलर कैटेगरी किसे प्रदान किया गया? तो जान जाइए, जीवन जोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, सुमा सिद्धार्थ और सुजीत नाग। ठीक है, ये ठीक। चलिए रुकिए 1 मिनट में डिलीट कर दूँ इसको। हाँ, अब देखिए ध्यान से, क्या है, जीवन जोत सिंह, मोहम्मद अली कमर और सुमा सिद्धार्थ और सुजीत मान। ठीक है, ये 4 लोग हैं। इन 4 लोगों को रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग को 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 प्रदान किया गया? तो ध्यान दीजिए, अश्विनी अंकुजी सी और करमवीर सिंह, इसके अलावा बीसी सुरेश और नीर बहादुर कुरुंग। ठीक है, 4 लोगों को जो है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 प्रदान किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी खेलों से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो शरद कमल अचंद को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न जो है स्वच्छता से संबंधित है। राष्ट्रपति के द्वारा इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो इंदौर को यह पुरस्कार कौनवीं बार मिला? मतलब पुरस्कार इंदौर को इसके पहले भी मिल चुका है, तो इस बार जो पुरस्कार मिला है कौन सा पुरस्कार है? उसको कितनी बार उसको मिल चुका है? तो ये 6वीं बार उसको मिला है। जी हाँ, इंदौर को जो है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे ये जो पुरस्कार मिला है 1 लाख की आबादी पर। कितने पर? 1 लाख की आबादी पर। ठीक है, 1 लाख की आबादी पर। ठीक है, 1 लाख या 1 लाख ऊपर आबादी जो होती है वहां पर ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से क्या किया जाता है? नहीं सॉरी, 1 लाख नहीं, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो होता है ये 10 लाख की आबादी पर प्रदान किया जाता है। तो इंदौर शहर को ये पुरस्कार 6वीं बार मिला है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 इंदौर को कितनी बार मिला? ये 6वीं बार मिल गया जो है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब जरा हम प्रथम पुरस्कार की बात कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? अब 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर की बात करते हैं। तो 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर की अगर बात करें जो है, तो ये तिरुपति। ठीक है, तिरुपति बालाजी, हाँ, तिरुपति शहर को ये प्रथम पुरस्कार मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 माननीय राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अब थोड़ा सा आइए गाँव की तरफ रुख करते हैं। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया? तो सही आंसर है तेलंगाना। ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में ग्रामीण जो पुरस्कार है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार जो है वो तेलंगाना राज्य को प्रदान किया गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड 2022 में चेंज मेकर का सम्मान मिला? सृष्टि बख्शी। किसको? सृष्टि बख्शी को। सृष्टि बख्शी जो है महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, तो उनको जो है इस बार जो है चेंज मेकर का सम्मान दिया गया है UN के द्वारा। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।